आज साउथ एशिया के मैप पर एक ऐसा भूभाग फिर से आग की तरह जल उठा है जिसने इस पूरे रीजन की नींद उड़ा दी है। बलूचिस्तान, वही बलूचिस्तान जिसे दशकों तक पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया, लेकिन जिसे कभी दिल से पाकिस्तान ने अपनाया नहीं और जिसे बलूच लोगों ने कभी पाकिस्तान माना नहीं। आज हालात यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल तेजी से ढहता दिख रहा है। जमीनी रिपोर्ट्स, वीडियो फुटेज और स्थानीय स्रोतों के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। इन हमलों में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिसकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कई इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस की मूवमेंट लगभग रुक चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसे अब सिर्फ एक बगावत कहना गलत होगा। यह एक संगठित, लंबे समय से सुलगती हुई और अब खुलकर सामने आई आजादी की लड़ाई है। बलूच समाज के अलग अलग वर्ग, जिनमें आम नागरिक, युवा, महिलाएं और सशस्त्र संगठन शामिल हैं, खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इस बार जमीन पर एक्शन दिख रहा है। स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, 2000 पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। जो इसके साथ के सेना ने ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, आपके साथी से 2 करोड़ के पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। 2000 पाकिस्तान के खिलाफ वहां उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह एक तरफ अंदरूनी मोर्चे पर बलूचिस्तान में जूझ रहा है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सफाई देता फिर रहा है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख वही पुराना है। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने इस आग की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पाकिस्तान की पुरानी आदत है या वाकई कुछ ऐसा बदल रहा है जो इस पूरे रीजन का भविष्य बदल सकता है। आपको देख, अगर हम मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ आज की खबरों तक सीमित नहीं रहना होगा। हमें टाइमलाइन को पीछे ले जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, 1947, उस वक्त बलूचिस्तान कोई साधारण प्रांत नहीं था। बलूचिस्तान की एक अलग राजनीतिक पहचान थी, एक अलग शासक था, खान ऑफ कलात। बलूचिस्तान की स्थिति उस समय ऐसी थी कि वह खुद को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देख रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों और कई शोधकर्ताओं के मुताबिक 1947 में जब ब्रिटिश भारत से सत्ता का ट्रांसफर हुआ, उस समय बलूचिस्तान ने साफ तौर पर कहा था कि वह पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र क्षेत्र है और वह अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता है। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक स्टैंड था। लेकिन 1948 में तस्वीर पूरी तरह बदल दी गई। पाकिस्तान ने सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान में प्रवेश किया। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, बलूच लोगों की राय नहीं ली गई। बंदूक के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया। यही वह बिंदु था जहां से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में स्थायी दरार पड़ गई। इसके बाद के दशकों में बलूचिस्तान में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद बलूचिस्तान विकास से वंचित रहा। गैस, खनिज, तांबा, सोना और समुद्री पोर्ट, सब कुछ बलूचिस्तान से निकला। लेकिन बदले में बलूच लोगों को क्या मिला? बेरोजगारी, गरीबी, सैन्य ऑपरेशन, जबरन गायब किए जाने के आरोप, मानवाधिकार उल्लंघन। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों का जन्म हुआ। पाकिस्तान इन संगठनों को आतंकवादी कहता है, लेकिन बलूच समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानता है। उनका सीधा तर्क है कि अगर किसी क्षेत्र को जबरन कब्जे में लिया गया हो तो वहां प्रतिरोध होना स्वाभाविक है। यही सोच आज बलूचिस्तान की गलियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक सुनाई देने लगी है। आज की स्थिति यह है कि बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान बनाम बलूच नहीं रही। इस लड़ाई में चीन भी सीधे तौर पर जुड़ चुका है। वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। इस पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है। पिछले कुछ सालों में बलूच सशस्त्र संगठनों ने सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि चीनी इंजीनियरों, चीनी काफिलों और CPEC से जुड़े ठिकानों पर भी हमले किए हैं। यही वह बिंदु है जहां मामला अंतरराष्ट्रीय बन जाता है। अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल कमजोर पड़ता है तो सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा। यही वजह है कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों इस समय बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक प्रांत का मुद्दा नहीं है, यह उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है, और चीन के लिए यह उसके ड्रीम प्रोजेक्ट पर सीधा खतरा है। अब सवाल उठता है भारत का। भारत का नाम इस पूरे घटनाक्रम में बार बार क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब भी सीधा है। जब भी पाकिस्तान के भीतर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है
तो पाकिस्तान का पहला रिएक्शन होता है भारत को दोष देना। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि बलूचिस्तान के कई सामाजिक समूह, मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रवासी बलूच नेता खुलकर यह कहने लगे हैं कि अगर उन्हें विकल्प चुनना हो तो वे भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश के साथ खड़े होना चाहेंगे। भारत का आधिकारिक रुख अब तक संतुलित रहा है। भारत ने कभी खुले तौर पर यह नहीं कहा कि वह बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करता है, लेकिन भारत यह जरूर कहता रहा है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए तो भारत के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। शब्द भले ही कूटनीतिक थे, लेकिन संकेत बेहद साफ थे। यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि क्या बलूचिस्तान सिर्फ आजादी चाहता है या वह पाकिस्तान से अलग होकर किसी बड़े सहारे की तलाश में है? क्या इतिहास में कभी ऐसा मौका आया था जब बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था? और क्या भविष्य में ऐसा कोई रास्ता बन सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब इस कहानी को अगले स्तर पर ले जाते हैं। यह सिर्फ एक प्रांत की बगावत नहीं है, यह साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाली प्रक्रिया है। इसका असर भारत, पाकिस्तान, चीन और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर पड़ सकता है। आज जो आग बलूचिस्तान में दिख रही है वह कल पूरे रीजन की रणनीति बदल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम की अगली परतों में इतिहास, रणनीति, संसाधन, चीन का डर और भारत की संभावनाएं छुपी हैं। अगले हिस्से में हम इसी सवाल पर गहराई से जाएंगे कि क्या बलूचिस्तान का भारत से जुड़ने का विचार सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक और रणनीतिक आधार मौजूद है। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब सवाल यह नहीं है कि बलूचिस्तान में आग लगी है या नहीं, सवाल यह है कि यह आग कितनी गहरी है और कितनी दूर तक फैल सकती है। क्योंकि जो संकेत इस वक्त जमीन से मिल रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि मामला सिर्फ कुछ हमलों या कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि बलूचिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां तक पहुंचा कैसे। 1948 के बाद से लेकर आज तक बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए। 1958, 1962, 1973 और फिर 2000 के बाद का दौर। हर बार पैटर्न एक जैसा रहा। बलूच असंतोष, पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन, हजारों गिरफ्तारियां, सैकड़ों मौतें और फिर कुछ समय के लिए शांति का भ्रम। लेकिन इस बार फर्क यह है कि बलूच आंदोलन अब सिर्फ पहाड़ों या जनजातीय इलाकों तक सीमित नहीं रहा। आज बलूचिस्तान का शहरी युवा, पढ़ा लिखा वर्ग और यहां तक कि महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर बलूच एक्टिविस्ट की मौजूदगी, प्रवासी बलूच नेताओं के इंटरव्यू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठती आवाजें यह साफ संकेत देती हैं कि यह आंदोलन अब लोकल नहीं रहा, यह ग्लोबल हो चुका है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि बलूचिस्तान अब सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि संगठित है। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और अन्य समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। हमलों का तरीका बदला है। पहले सिर्फ सिक्योरिटी पोस्ट निशाने पर होती थी, अब सप्लाई लाइंस, काफिले, इंटेलिजेंस नेटवर्क और आर्थिक ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं। यहीं से पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि यह कोई सामान्य विद्रोह नहीं है, क्योंकि जब किसी आंदोलन का फोकस सेना से हटकर अर्थव्यवस्था और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि लड़ाई लंबी और खतरनाक होने वाली है। अब यहां चीन की एंट्री समझना जरूरी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क या पोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, यह चीन की पूरी हिंद महासागर रणनीति की रीढ़ है। ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन अरब सागर तक सीधी पहुंच चाहता है। तेल सप्लाई, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सब कुछ इसी एक पॉइंट पर निर्भर करता है। लेकिन ग्वादर पोर्ट जिस जमीन पर बना है वह बलूचिस्तान की जमीन है और बलूच समाज का एक बड़ा हिस्सा इस पोर्ट को अपने शोषण का प्रतीक मानता है। उनका कहना है कि उनकी जमीन ली गई लेकिन उन्हें न रोजगार मिला, न विकास, न हिस्सेदारी। यही वजह है कि ग्वादर और सीपीसी से जुड़े चीनी ठिकाने सीधे निशाने पर आए। यहां तक कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को स्पेशल डिवीजन बनानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद हमले नहीं रुके। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अब सिर्फ बलूचों से नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने सबसे करीबी रणनीतिक पार्टनर को भी भरोसा दिलाने में नाकाम हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत का नाम क्यों ले रहा है?
इसका एक गहरा कारण है। पाकिस्तान जानता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने बलूचिस्तान का मुद्दा उठना उसके लिए बेहद खतरनाक है। अगर यह मुद्दा कश्मीर की तरह ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा बन गया तो पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। पाकिस्तान की स्थिति 2 साल एक कश्मीर के सामने से उसके बीच पी के अब तक बलूचिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाकर 2 काम करना चाहता है। पहला, अपनी घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाना। दूसरा, इस आंदोलन को विदेशी साजिश बताकर उसकी वैधता खत्म करना। लेकिन समस्या यह है कि इस बार यह रणनीति काम नहीं कर रही, क्योंकि बलूचिस्तान की मांगें सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं उठ रही हैं। वे ऐतिहासिक तथ्यों, मानवाधिकार रिपोर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय कानून की भाषा में भी बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जबरन गायब किए जाने के मामलों की फाइलें, अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स और यूरोप अमेरिका में बलूच डायस्पोरा की लॉबिंग ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब यहां एक बेहद अहम सवाल उठता है। अगर मान लिया जाए कि बलूचिस्तान किसी तरह पाकिस्तान से अलग होता है तो उसके पास क्या विकल्प होंगे? यही वह बिंदु है जहां भारत का नाम सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक संभावित विकल्प के रूप में सामने आता है। पहला विकल्प एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र का है। नन्हे में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद कठिन है। सीमित जनसंख्या, कमजोर अर्थव्यवस्था, चारों तरफ शत्रुतापूर्ण माहौल और सैन्य दबाव। ऐसे में एक नया देश लंबे समय तक टिक पाएगा, इस पर सवाल उठते हैं। दूसरा विकल्प किसी बड़ी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में जाना, लेकिन यहां भी समस्या है। चीन बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण से बाहर जाते नहीं देखना चाहेगा, खासकर अगर वहां भारत का प्रभाव बढ़ता है। ईरान भी अपने बलूच क्षेत्रों को लेकर सतर्क है। अफगानिस्तान पहले ही अस्थिर है, यानी विकल्प सीमित है। यहीं पर तीसरा रास्ता उभरता है, भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव। यह जुड़ाव सीधा विलय हो या ना हो, लेकिन सहयोग ऐसा हो कि बलूचिस्तान की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय वैधता सुनिश्चित हो सके। यही वह संभावना है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। इतिहास गवाह है कि बलूच नेतृत्व के कुछ हिस्सों ने 1947 में भारत के साथ जुड़ने का विचार रखा था। हालांकि उस समय भारत की प्राथमिकताएं अलग थीं और हालात भी बेहद संवेदनशील थे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है। आज भारत की आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान का मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं रहा। यह भारत, पाकिस्तान, चीन त्रिकोण का अहम हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में यह मुद्दा और तेज होने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान बल प्रयोग से इस आंदोलन को दबा पाएगा? क्या चीन अपने प्रोजेक्ट्स बचा पाएगा? और सबसे अहम, भारत इस पूरी स्थिति में क्या रणनीति अपनाएगा? इन सवालों के जवाब सीधे नहीं हैं, लेकिन संकेत साफ है। बलूचिस्तान अब पीछे नहीं हटने वाला और पाकिस्तान अब सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं बल्कि समय से लड़ रहा है। अब बात उस बिंदु पर पहुंचती है जहां बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं रहता, बल्कि सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक गणना में एंट्री कर लेता है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र में सत्ता का वैक्यूम बनता है तो वहां सिर्फ स्थानीय ताकतें नहीं आती, वहां पड़ोसी देशों की रणनीति भी सक्रिय हो जाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत के लिए बलूचिस्तान भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यह पूरी तरह रणनीतिक मुद्दा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से यही रही है कि वह आधिकारिक तौर पर किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करता है। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति अपने आप में बेहद अहम है। यह इलाका सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यानी यह पूरा क्षेत्र भारत की वेस्ट एशिया नीति, मध्य एशिया कनेक्टिविटी और हिंद महासागर रणनीति से जुड़ता है। यही वजह है कि भारत बलूचिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में नहीं देखता। अब यहां ईरान की एंट्री को समझना जरूरी हो जाता है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है। चाबहार का सीधा मुकाबला ग्वादर से है। एक तरफ भारत, ईरान, अफगानिस्तान का नेटवर्क, दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान का सीपीईसी, और इन दोनों के बीच में बलूचिस्तान खड़ा है। अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल कमजोर होता है तो ग्वादर पोर्ट असुरक्षित होता है। अगर ग्वादर असुरक्षित होता है तो सीपीसी कमजोर होता है, और अगर सीपीसी कमजोर होता है तो चीन की पूरी अरब सागर रणनीति को झटका लगता है। यही वजह है कि बीजिंग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि रणनीतिक खतरे के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान की परेशानी यही खत्म नहीं होती। बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी असंतोष की आवाजें उठने लगती हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और यहां तक कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर
यानी बलूचिस्तान अगर निकलता है तो यह डोमिनो इफेक्ट बन सकता है और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस स्थिति का क्या फायदा उठा सकता है। भारत के पास 3 स्तर की रणनीति होती है। पहला कूटनीतिक स्तर, दूसरा आर्थिक और रणनीतिक स्तर, तीसरा सुरक्षा और प्रभाव का स्तर। कूटनीतिक स्तर पर भारत पहले ही बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठा चुका है। यह वही रास्ता है जो भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की रणनीति के जवाब में अपनाता रहा है। फर्क बस इतना है कि यहां भारत के पास नैरेटिव मजबूत है, क्योंकि बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने, सैन्य ऑपरेशन और संसाधनों के दोहन के आरोप लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल कनेक्टिविटी का है। अगर भविष्य में बलूचिस्तान किसी भी रूप में पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जाता है तो भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। यह वही सपना है जिसे भारत दशकों से देखता आया है। पाकिस्तान की वजह से बंद रास्ते बलूचिस्तान के जरिए खुल सकते हैं। सुरक्षा और प्रभाव के स्तर पर भारत बहुत सतर्क है। भारत जानता है कि सीधे तौर पर किसी सशस्त्र आंदोलन से जुड़ना अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से भारत अब तक बेहद संतुलित भाषा का इस्तेमाल करता आया है। लेकिन संतुलित भाषा का मतलब निष्क्रियता नहीं होता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैधता दिलाने में सफल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की स्थिति वही हो जाएगी जिसमें वह खुद भारत रत को कश्मीर के मुद्दे पर फंसाने की कोशिश करता रहा है। अब यहां एक और अहम फैक्टर आता है, बलूच डायस्पोरा। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे बलूच समुदाय अब खुलकर सक्रिय हो चुके हैं। वे सेमिनार कर रहे हैं, रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बात कर रहे हैं। यह वही मॉडल है जो पहले कई अलगाव आंदोलनों में देखा जा चुका है। इस पूरे खेल में चीन की भूमिका सबसे ज्यादा संवेदनशील है। चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर बलूचिस्तान पूरी तरह अस्थिर हो गया तो वह अपने नागरिकों और निवेश को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाएगा। यही वजह है कि चीन अब पाकिस्तान पर दबाव भी बना रहा है कि वह सिर्फ सैन्य समाधान पर निर्भर न रहे। लेकिन पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित है। बातचीत की कोशिशें पहले भी हुई और असफल रहीं। विकास के वादे पहले भी किए गए और पूरे नहीं हुए। अब बलूच समाज को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि वास्तविक सत्ता और संसाधनों पर अधिकार चाहिए। यहीं से यह साफ होता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा किसी एक फैसले से खत्म नहीं होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों की चालें बेहद अहम होंगी। अब सवाल यह नहीं है कि बलूचिस्तान में संघर्ष है या नहीं, सवाल यह है कि इस संघर्ष का अंत किस दिशा में जाएगा। क्या यह पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर दबा दिया जाएगा? क्या यह एक नए देश के जन्म की ओर बढ़ेगा या फिर यह पूरे साउथ एशिया की ताकतों के संतुलन को बदल देगा? अब यहां पहुंचकर सबसे जरूरी सवाल उठता है जिसे अक्सर भावनाओं में दबा दिया जाता है। अगर बलूचिस्तान वाकई पाकिस्तान से अलग होता है तो क्या वह अपने दम पर टिक पाएगा? यह सवाल न तो रोमांटिक है और न ही नारेबाजी वाला। यह पूरी तरह व्यवहारिक और रणनीतिक सवाल है। सबसे पहले बात जनसंख्या और प्रशासन की। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग 44% है, लेकिन जनसंख्या कुल पाकिस्तान की तुलना में बेहद कम है। इसका मतलब यह है कि जमीन बहुत है, लेकिन प्रशासनिक और मानव संसाधन सीमित है। एक नया देश बनाने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, मजबूत संस्थाएं चाहिए। पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, टैक्स सिस्टम और सीमाओं की सुरक्षा। बलूचिस्तान को यह सब लगभग शून्य से बनाना होगा। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की। कागज पर देखें तो बलूचिस्तान गरीब नहीं है। गैस, कोयला, तांबा, सोना और समुद्री संसाधन सब मौजूद हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन संसाधनों का दोहन और प्रोसेसिंग कभी बलूचिस्तान के कंट्रोल में रही ही नहीं। पाकिस्तान ने दशकों तक इन्हें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो उसे सिर्फ संसाधन नहीं मिलेंगे, बल्कि यह लड़ाई भी लड़नी होगी कि उन संसाधनों पर उसका कानूनी और व्यावहारिक अधिकार कैसे स्थापित हो। सबसे बड़ा आर्थिक सवाल ग्वादर पोर्ट का है। ग्वादर बलूचिस्तान की ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। अगर ग्वादर उसके कंट्रोल में आता है तो बलूचिस्तान को समुद्री व्यापार का रास्ता मिलता है, लेकिन उसी पल वह चीन और पाकिस्तान दोनों के सीधे दबाव में आ जाता है। ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, वह चीन की समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा है। कोई भी नया बलूच नेतृत्व इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब सुरक्षा की बात करते हैं। एक नया देश तभी टिकता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। बलूचिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं। तीनों ही जटिल और संवेदनशील इलाके हैं।
पाकिस्तान से टकराव तो स्वाभाविक होगा। ईरान अपने बलूच इलाकों को लेकर बेहद सतर्क रहेगा। अफगानिस्तान खुद अस्थिर है, यानी बलूचिस्तान को चारों तरफ से रणनीतिक दबाव झेलना पड़ेगा। यही वह बिंदु है जहां बाहरी समर्थन की जरूरत साफ दिखाई देती है। कोई भी नया देश बिना किसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन के लंबे समय तक नहीं टिक पाता, और यहीं से भारत का नाम सिर्फ भावनात्मक समर्थन से आगे बढ़कर एक रणनीतिक विकल्प के रूप में सामने आता है। लेकिन भारत के लिए भी यह फैसला आसान नहीं होगा। भारत जानता है कि किसी क्षेत्र के सीधे विलय की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रतिक्रिया ला सकती है, खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान दोनों इसमें सीधे प्रभावित हों। इसीलिए अगर कभी बलूचिस्तान और भारत के बीच कोई नजदीकी बढ़ती है तो वह खुले विलय से ज्यादा रणनीतिक साझेदारी के मॉडल में होगी। रणनीतिक साझेदारी का मतलब क्या है? कूटनीतिक समर्थन, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैधता। यह वही मॉडल है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा चुका है। इससे बलूचिस्तान को पहचान मिलती है और भारत को रणनीतिक गहराई। पाकिस्तान इसी संभावना से सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान को भारत का नैतिक और कूटनीतिक समर्थन मिल जाता है तो पाकिस्तान का नैरेटिव टूट जाता है। फिर वह इसे सिर्फ आतंकवाद कहकर नहीं दबा पाएगा, फिर उसे जवाब इतिहास, कानून और अंतरराष्ट्रीय दबाव से देना पड़ेगा। अब यहां एक और अहम पहलू आता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश, ये सभी क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं। वे खुले तौर पर किसी नए देश के गठन का समर्थन तभी करेंगे जब उन्हें यह भरोसा हो कि वह देश अराजकता का केंद्र नहीं बनेगा। बलूचिस्तान को यह भरोसा देना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चीन इस पूरी तस्वीर में सबसे असहज स्थिति में है। वह पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि लंबे समय तक अस्थिरता उसके निवेश को डुबो सकती है। इसलिए चीन के लिए यह लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान को बचाने की नहीं, बल्कि अपने हितों को सुरक्षित रखने की है। यहीं से यह साफ होता है कि बलूचिस्तान का भविष्य सिर्फ बलूचों के हाथ में नहीं है। यह एक मल्टीलेयर जियोपॉलिटिकल गेम है। हर खिलाड़ी अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगा रहा है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि बलूचिस्तान आज क्या चाहता है, सवाल यह बन जाता है कि उसे क्या मिल सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता, सीमित स्वतंत्रता या किसी बड़ी शक्ति के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक जुड़ाव। इन सभी विकल्पों में एक बात कॉमन है, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति टिकाऊ नहीं दिखती। बलूचिस्तान को सिर्फ सैन्य ताकत से लंबे समय तक कंट्रोल में रखना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। अब सवाल सीधे और साफ हैं। भावनाएं अलग रख दी जाएं तो भारत के सामने असली चुनौती क्या है और विकल्प क्या है, क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा अब न तो सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और न ही सिर्फ मानवाधिकारों की बहस। यह भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ चुका है। भारत की पहली प्राथमिकता हमेशा अपनी स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय छवि रही है। भारत यह जानता है कि खुले तौर पर किसी अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करना उसे उसी कटघरे में खड़ा कर सकता है जिसमें पाकिस्तान को वह दशकों से खड़ा करता आया है। इसलिए भारत का हर कदम मापा हुआ, शब्दों में कूटनीतिक और इशारों में रणनीतिक होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत निष्क्रिय रहेगा। भारत के पास एक स्पष्ट रणनीतिक स्पेस है। पहला स्तर अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव का है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की बात करना, जबरन गायब किए जाने, सैन्य ऑपरेशन और संसाधनों के असमान वितरण को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और मंचों पर सामने लाना, यह वही तरीका है जिससे किसी मुद्दे को वैधता मिलती है। दूसरा स्तर क्षेत्रीय संतुलन का है। भारत ईरान के साथ चाबहार पर काम करता रहेगा। यह सीधा संदेश है कि भारत के पास 11 प्रतिक्रम वादर का विकल्प मौजूद है। अगर सीपीईसी अस्थिर होता है तो भारत की रणनीति मजबूत होती है। यह बिना एक भी गोली चलाए चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाने का तरीका है। तीसरा और सबसे संवेदनशील स्तर भविष्य की संभावनाओं का है। अगर बलूचिस्तान किसी भी रूप में पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जाता है तो भारत के लिए विकल्प खुलेंगे। यह विकल्प सीधा विलय नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक सहयोग, आर्थिक सहायता, कनेक्टिविटी और कूटनीतिक समर्थन के होंगे। यही वह मॉडल है जिसे दुनिया ज्यादा स्वीकार करती है। पाकिस्तान इसी संभावना से सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति और किसी बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन मिल गया तो पाकिस्तान की पुरानी रणनीति काम नहीं करेगी। फिर वह इसे सिर्फ सुरक्षा समस्या या आतंकवाद का मुद्दा बताकर दबा नहीं पाएगा। चीन के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। वह पाकिस्तान का साथ छोड़ नहीं सकता, लेकिन वह यह भी जानता है कि लगातार अस्थिरता उसके निवेश को डुबो देगी। यही वजह है कि आने वाले समय में चीन पाकिस्तान पर राजनीतिक समाधान के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बलूच समाज अब आधे समाधान से संतुष्ट होगा
यह पूरा मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान का कमजोर होता नियंत्रण, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की बढ़ती मुखरता, तीसरी तरफ चीन की बेचैनी और चौथी तरफ भारत की चुप लेकिन गहरी नजर। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्र में लंबे समय तक दबाव, शोषण और असमानता रहती है तो वह या तो टूटता है या पूरी तरह बदलता है। बलूचिस्तान उसी चौराहे पर खड़ा है। यहां से पीछे लौटने का रास्ता बेहद मुश्किल दिखता है। अब यह सिर्फ इस बात का सवाल नहीं है कि बलूचिस्तान क्या चाहता है, यह इस बात का सवाल है कि दुनिया उसे क्या बनने देगी। एक दबा हुआ प्रांत, एक अस्थिर नया देश, या एक ऐसा क्षेत्र जो पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को नई दिशा दे दे। भारत के लिए यह समय भावनाओं का नहीं, धैर्य और रणनीति का है। लेकिन इतना साफ है कि अगर बलूचिस्तान का भविष्य बदलेगा तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा, चाहे वह सीधे दिखे या पर्दे के पीछे। यह आग अब सिर्फ खबर नहीं रही, यह एक प्रक्रिया बन चुकी है। और इतिहास में प्रक्रियाएं अचानक खत्म नहीं होती, वे या तो दबाई जाती हैं या नया अध्याय लिखती हैं। अगर आपको यह पूरा विश्लेषण जरूरी और तथ्यपरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सिर्फ बहस न बने, समझ बने। जय हिंद।